नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे पाइथन ट्रेंड्स पे। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जो हमारा 11th और 12th का जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, क्या चीज़ें इसमें किस सेट की गई हैं और कौन सी चीज़ें इसमें से रिड्यूस की गई हैं इस पेंडेमिक ईयर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। जो हमारा 11th और 12th का है उसको हम लोग एक नज़र से देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि कई लोगों ने क्वेरीज की अपने कमेंट्स के थ्रू पिछले वीडियोस पर कि आप एक सर सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वही लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। हमारा जो क्लास 11 का लर्निंग आउटकम है, ये लर्निंग आउटकम में हम लोग बेसिक चीज़ें जो क्लास 11 के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे अपने कंप्यूटर के बारे में और हमारी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको डेवलप करेंगे। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि 10th तक बच्चा कंप्यूटर से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, वो सब्जेक्ट नहीं लेता है जो आईटी के और जो करिकुलम में चलाए गए हैं। तो एकदम से वो 11th में आकर नया सब्जेक्ट ऑप्ट करता है कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें उसको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटकर है। तो इसमें वो सबसे पहले अपने बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डेवलप करेगा इस क्लास 11th में। उसके बाद वो डेटा टाइप्स के बारे में जानेगा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेगा और उनको हम किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो साथ में ही हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। उनको एक टास्क को कितने हिस्सों में तोड़ें और फिर उनको लॉजिकली अपने सेट करें और हम एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख पाएँ। तो हम इसमें इस सिलेबस में ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग अपने कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, मोबाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। और जो आजकल इंटरनेट से जुड़ी हुई जो जो गतिविधियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे साइबर सेफ्टी, यानी हम इंटरनेट पर काम करते समय किस प्रकार से सुरक्षित रहें, इसके बारे में जानेंगे। किस तरीके के अपराध से हम लोग रूबरू हो सकते हैं, अनजाने में कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, या हम कहीं किसी अपराध के विक्टिम तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस सिलेबस में, जो 11th में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अगर हम लोग मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 100 में से 70 नंबर का इसमें थ्योरी आता है और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल जाता है। अब अगर आप देखिए इसमें कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाता है आपका, वो आपका होगा 10 नंबर का। और इसके जो मिनिमम थ्योरी पीरियड्स लगने चाहिए वो 10 लग सकते हैं, 10 लगने चाहिए। इसके ऊपर चाहे जितने लग जाएं, वो तो आपके सिलेबस खत्म करने के ऊपर है। और प्रैक्टिकल के इसके 5 पीरियड्स लगेंगे। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका 12th में भेज दिया गया, तो पार्ट 1 आपका 45 नंबर का रहेगा, जिसमें हम पाइथन से रिलेटेड जो बेसिक जो कोर चीज़ें हैं वो जानेंगे। और इसके थ्योरी के मिनिमम 50 पीरियड आपके लगने चाहिए और 35 पीरियड आपके प्रैक्टिकल के लगने चाहिए, जिनमें आप लोग अपने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाकर रखेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे और उसकी एक फाइल भी मेंटेन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो टोटल 70 नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन को 3 यूनिट में ऐसे बांटा गया है कि पहली यूनिट से 10 नंबर का, दूसरी यूनिट से 45 नंबर का और तीसरी यूनिट से आपका 15 नंबर का प्रश्न आएगा। और जो टोटल आपका बैठता है 70 नंबर, बाकी का 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा। उसका बाइफर्केशन हम लोग अगली स्लाइड में, बाद की स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल जो हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमने 11th क्लास में पढ़नी है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वरना मैं सिलेबस का एक लिंक मैं अपने ब्लॉग पर भी दूंगा। जो नीचे आप ब्लॉग देख रहे हैं, जो इस लाल लाइन पे चलता हुआ चला आ रहा है, इस लिंक पर आप लोग जाकर इस पीडीएफ को भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज़ें हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में, मेमोरी के बारे में, हार्ड डिस्क, जो कुछ भी है, जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो सारा, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में हम लोग उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ उनके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर मेमोरी के जो मेजरमेंट्स की यूनिट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बूलियन लॉजिक में हम लोग पढ़ेंगे गेट्स, जो कि फिजिक्स का भी पार्ट है, और इसके थ्रू जो उनकी ट्रुथ टेबल है उनके बारे में जानेंगे। और कुछ हम लोग के नियमों के बारे में जानेंगे, जो हमारे बूलियन अलजेब्रा के लॉज चलते हैं। और डिमॉर्गन थ्योरम के बारे में जानेंगे। लॉजिक सर्किट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जो हमारा पहले था वो सब अब इसमें नहीं है, कि KMF वगैरह वो सब इसमें अब नहीं है। नंबर सिस्टम में हम लोग जो हमारा बेस है, बेस कन्वर्जन जानेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ये सब हमारा इस सिलेबस में है।
फिर आस्काई इसकी और यूनिकोड ये हमारे सिलेबस में इनकी सिर्फ डेफिनेशन है। आपको इनका कुछ ये याद नहीं करना कि इस पर्टिकुलर चीज़ का आस्काई कोड निकालिए, ऐसा नहीं, सिर्फ इनकी डेफिनेशन और इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इनकी डेफिनेशन आपको देखनी होगी, इनके एग्जांपल्स देखने होंगे, किस सब्जेक्ट किस लैंग्वेज का कौन सा हमारा ट्रांसलेटर होता है, आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा हमको, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वो किस किस चीज़ को मैनेज करता है और उसके छोटे बहुत जो थोड़े मोटे काम हैं वो हमको इसमें देखने हैं। फिर आता है हमारा यूनिट 2, जिसमें हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 के नाम से जान रहे हैं, जिसमें हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। ये टोटल आपका पाइथन का सिलेबस है, जिसमें हम लोग पाइथन के बेसिक से लेकर उसके डेटा टाइप, उसके टोकन्स, इन सब से लेकर हम लोग ये जो आपका है ना, इसमें आप सारे ऑपरेशंस और जितने भी तरीके के ऑपरेटर्स हैं, टोकन्स हैं, वो सारे आप लोग ऊपर वाले इसमें देखेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल है। टपल अभी अगली स्लाइड में आएगा। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में आपको इतने फंक्शंस इसके तैयार करने हैं जो हमारे 11th के सिलेबस में। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस वाले ब्लॉग से। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि पाइथन में और क्या चीज़ है जो हमारे सिलेबस में है। अगला है हमारा टपल डिक्शनरी, और इसके बाद कुछ हमारे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें से आपका मैथ मॉड्यूल है और आपका एक रैंडम मॉड्यूल है और एक स्ट्रिंग मॉड्यूल तो हम लोग पढ़ के ही रखेंगे। तो इतने मॉड्यूल जो आपके सिलेबस में है, डिक्शनरी में से इतने फंक्शंस जो डिक्शनरी पर अप्लाई होते हैं, टपल्स के ऊपर जो फंक्शंस अप्लाई होते हैं, ये सिंपल आपके फंक्शंस हैं। इतना ही आपके 11th के सिलेबस में है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है। और पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इसमें से हमको बहुत थोड़ी सी चीज़ 11th में अभी शुरुआत में जो हमारे बेसिक नॉलेज को डेवलप करेगी, हमें सिर्फ उतना ही चीज़ पढ़ना है। फिर आता है हमारा यूनिट 3, जिसमें हम लोग सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सेफ्टी और कैसे नेटवर्क में सही तरीके से यूज़ करें, सोशल नेटवर्क को हम किस तरीके से यूज़ करें, और कौन कौन सी हमारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम किस तरीके से अपनाएं इंटरनेट पर काम करते समय, वो सब हमने इसमें पढ़ना है। किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें और किस तरीके से हम डेटा को सिंक्रोनाइज करें, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हैं, आईपीआर जिसको बोलते हैं, आईपीआर का रूल, जिसमें आप जैसे आपने कोई पोएम लिखी, कोई दूसरा उसको ना पब्लिश कर दे, ये हमारा सब आईपीआर होता है। तो वैसे ही हमारा साइबर के ऊपर भी या कह लीजिए इंटरनेट के ऊपर भी आपने कोई नई चीज़ रचित की है तो उस पर आपका पूरा अधिकार होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। फिर प्राइवेसी लॉ क्या क्या है, फ्रॉड कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके की फ्रॉड होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में जो कोरिलेशन है वो जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव है और ये किस हद तक हमारी सोसाइटी को आगे ले जा सकता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा 11th का सिलेबस। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, जो हमारा 11th में प्रैक्टिकल किस तरीके से रहेगा। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहेगा, उसको इस तरीके से बाइफरकेट किया हुआ कि आपको लैब टेस्ट के लिए एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना होगा, या तो एक बड़ा सा प्रोग्राम दिया जाएगा जो 12 नंबर का होगा, या फिर 6-6 नंबर के 2 प्रोग्राम भी ए और बी पार्ट करके दिए जा सकते हैं। तो आपका 12 नंबर का पाइथन का प्रोग्राम होगा। फिर आपसे पूरे साल भर में आपने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करनी है, जो हमारी रिपोर्ट फाइल के रूप में रहेगी, जिसमें आपके मिनिमम 20 प्रोग्राम होने चाहिए, फिर मैक्सिमम आप चाहे जितनी कर दें, आपकी श्रद्धा है। और ये फाइल 7 नंबर की रहेगी। उसके ऊपर जो वाइवा वॉइस होगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, या हो सकता है 11th में आपके ही एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे, वो 3 नंबर के रहेंगे। और जो पूरा सिलेबस 11th का पढ़ने के बाद एक बढ़िया सा प्रोग्राम जो कम से कम इतना एक इन्वेंट्री तो कर रहा हो कि इनपुट ले और बहुत सारा डेटा आपका कंपाइल करे और उसको आउटपुट में दे दे, इतना बड़ा एक कम से कम प्रोग्राम, जो एक कह लीजिए एक छोटे से आर्किटेक्चर को आपको बनाकर दे दे, कि हमने मान लीजिए एक दुकान का छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दे दिया, या रिजल्ट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया पाइथन में ही, तो उतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आपका रहेगा जो 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इतना आपका प्रैक्टिकल का जो बाइफरकेशन है वो इस तरीके से रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने 12th क्लास के ऊपर। 12th क्लास में जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो इतनी सारी चीज़ें आपको करने आ जानी चाहिए। ये हमको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पाइथन लाइब्रेरीज खुद की बनाना आ जाए,
और फाइल हैंडलिंग करना आ जाए हमको, जो हम लोग डेटा यूज़ करते हैं वो हमारी फाइल में सेव हो जाए और वहाँ से हमको रिट्रीव भी हो जाए। उसके बाद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब चाहे आप उसमें स्टैक ले लीजिए, चाहे आप क्यू ले लीजिए, तो आपको कोई एक डेटा स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो जो सिलेबस में से हटा दिया गया वो ये है कि आइदर यू प्रिपेयर स्ट्रक्चर और प्रिपेयर स्टैक। अभी तक तो सिलेबस में यही है, लेकिन यहाँ दे रखा है स्टैक, लेकिन जब हम रिमूवल के हिसाब से जाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि या तो आपको क्यू तैयार करना है या स्टैक तैयार करना है। डेटा स्ट्रक्चर आपको एक तैयार करना है कोई भी। उसके बाद कंप्यूटर के नेटवर्क के बेसिक्स आप पूरे इसमें जानेंगे, सीख जाएंगे। और पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी, ये पूरा आपका सिलेबस का एक सार है कि इतनी चीज़ें आपको साल के अंत तक आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। तो जो हमारा यहाँ पर जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 जो आपको 12th में रख दिया गया, वो 40 नंबर का आएगा लगभग। कंप्यूटर नेटवर्क से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और डीबीएमएस से आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टोटल करके 70 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन 70 नंबर में से आपको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक पाइथन है 40 नंबर का, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और डीबीएमएस यानी जिसमें हम एसक्यूएल वगैरह देखेंगे। ये सारी चीज़ें 20 नंबर की आ सकती नहीं, क्या आएंगी ही, इतनी ही आएंगी। हम अब देखते हैं अपना पाइथन का जो सिलेबस है हमारा 12th का, उसके ऊपर आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको जो रिवीजन है 11th का वो कंप्लीट करना है, जितना हम 11th में पढ़ चुके हैं। फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शन में भी देखिए ये यहाँ पर इतनी जानकारी है, यही फंक्शन है, ये इतने ही फंक्शन है। कुछ आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं जो मैथमेटिकल और स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने हैं, कुछ आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन में कैसे डेटा पैरामीटर पास होगा, आर्गुमेंट किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करेगा, मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करेगा, ये सारी चीजें हमको फंक्शन में देखनी है। फिर आएगा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमें 2 तरीके की फाइल्स हैंडल करनी है, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। तो ये हम लोग जब उस सेक्शन में पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो बाइनरी फाइल में आपके ऑपरेशंस क्या क्या होने हैं, डेटा इंसर्ट हो जाए, रिट्रीव हो जाए, सेव हो जाए, मैनिपुलेट हो जाए, इतना हमें इन दोनों फाइल्स में देखना है, दोनों तरीके की फाइल्स में, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। उसके अलावा हमें सीएसवी फाइल को भी हैंडल करना यहाँ पर सीखना है। डेटा सीएसवी फाइल में चला जाए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल में, और वहां से डेटा उठ के भी आ जाए, आपकी एक रिपोर्ट जनरेट कर दे। इतना हमारा इस सिलेबस में है फाइल हैंडलिंग में। और यही साइड आपका सबसे बड़ा जो टॉपिक है पूरे पाइथन का क्लास 12th का, वो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो आपका फाइल हैंडलिंग ही है। सीएसवी फाइल में आपका सीएसवी मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, उसको ओपन क्लोज करना, रीड करना और उसमें राइट करना, ये हमको सीएसवी फाइल में इन दोनों फंक्शंस के थ्रू देखना होगा, जो एक रीडर फंक्शन है और एक आपका राइटर फंक्शन है। उसके बाद पाइथन लाइब्रेरीज में हमें पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना सीखना है। हालांकि जो पहले सिलेबस था उसमें हमें लाइब्रेरी बनाना भी सिखाया गया था। इस बार भी इन्होंने बहुत कंफ्यूज करके सिर्फ इतना लिख दिया इंपोर्ट लाइब्रेरी पाइथन लाइब्रेरीज। तो ये तो हम लोग 11th में भी पढ़ चुके थे। तो इसमें मैं अपने बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी कैसे तैयार करते हैं, छोटी सी लाइब्रेरी। मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने एक शेप नाम से लाइब्रेरी बनाई थी, उसके फंक्शंस को मैंने इंपोर्ट करके, शेप नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके अपने दूसरे प्रोग्राम में वो फंक्शंस को यूज किए थे। इतना मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया कि इन केस अगर ये आ जाए तो वो कर लें। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट इतना कर लीजिए। भले ही सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है कि इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज, लेकिन आप लाइब्रेरी बनाना बहुत मुश्किल से 5 मिनट का काम है। एक नई फाइल बनानी है, पीवाई फाइल, उसमें फंक्शंस रखने हैं, उस फाइल को नाम को सेव कर देना है, उस फाइल को फिर हमें दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है जस्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए पहले आप बना लीजिए उसको, तो बनाना भी आप लोग सीख लीजिए। मैं अपने बच्चों को ये करवा रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है कि इसमें हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं एटलीस्ट इतना तो करवा दे रहा हूं कि अगर कुछ भी इनमें से इधर आ जाए तो बच्चा कर लेगा। डेटा स्ट्रक्चर में आपका लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में हमने जितना लिस्ट पढ़ा था वो प्लस उस लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन एज अ स्टैक। स्टैक में पुश पॉप, लिस्ट का यूज करके पुश और पॉप, इतना आएगा। अब कहीं कहीं ये भी र्यूमर हो रही है कि स्टैक या क्यू में से कोई एक चीज आएगी। ये आप पढ़ लीजिए, इसमें चॉइस रहेगा। तो ये भी अभी फ्यूचर वाली बात है, अभी तक इसको किसी ने प्रूफ करके नहीं दिया है कि यही चीज आएगी। तो मैंने अपने बच्चों को क्या किया, स्टैक और क्यू दोनों समझा दिए।
ऑपरेशन सेम है, बस एक वेरिएबल चेंज होता है, बस खाली फंक्शन का नाम चेंज होता है, बाकी सारे ऑपरेशन सेम है। इसलिए स्टैक और क्यू आप दोनों तैयार कर लीजिए, जो भी आ जाए आप उसको कर दीजिए। दोनों की प्रोग्रामिंग सेम है, बस खाली नाम बदल जाता है एक जगह कि पुश और पॉप करना आ जाता है इंसर्ट और डिलीट करने को, और क्यू में वो चीज़ आ जाती है इंसर्शन, सॉरी क्यू एन क्यू और डी क्यू करने का नाम बदल जाता है। बाकी सारे फंक्शन सेम है, और बस एक छोटी सी टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि इसमें एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल हमको क्यू में लेना पड़ता है। बस बहुत आसान है दोनों, इसलिए आप कोशिश करिए कि दोनों कर लीजिए। एक आपने तैयार कर लिया, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये तो था हमारा पाइथन वाला पार्ट जो हमारा है हमारे क्लास 12 के सिलेबस में। तो बस यही दो चीज़ें कंफ्यूजन है कि लाइब्रेरी कितनी आ रही है और डेटा स्ट्रक्चर में से कितना गायब किया है। तो उसमें चूंकि स्टैक लिखा हुआ है तो आप स्टैक पढ़ लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि क्यू को भी आप साइड में तैयार करके रखिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। इसके बाद इसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो क्वेश्चंस हैं उस तरीके की पोस्ट फिक्स और इन फिक्स वाले क्वेश्चंस ये नहीं आने वाले, ना सिलेबस में कहीं मेंशन है, ये नहीं आएंगे। फिर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है, कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, किस तरीके से हमारा चैनल यूज होता है, कितने तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है, ये सारी चीज़ें जो हमारी पढ़ने वाली हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये तो पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा है, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर डीबीएमएस में क्या है कि डीबीएमएस में आपको कॉन्सेप्ट डीबीएमएस के कुछ जानने हैं, फिर रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में जानना है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानना है, किसको क्या कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हमें जनरल कॉन्सेप्ट उसका समझना है कि एसक्यूएल क्या है, कितने तरीके का होता है, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल। उसके बाद डेटा टाइप के बारे में जानना है। फिर एसक्यूएल कवर्ड जो हमारी क्लास 11th में किए गए थे वो सारे हमारे कवर होंगे, जिसमें सिलेक्ट और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो हटाया गया जो पोर्शन है अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, 2 स्लाइड उसके लिए भी बनाकर रखी हुई हैं। तो आप पहले ही देख लीजिए कि आपका जो एसक्यूएल में है वो ये पोर्शन आपका रेडी होना चाहिए, और साथ साथ पाइथन की एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट में भी बनाने के लिए। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये टॉपिक जो ऐसा है कि इसके थ्रू ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चीज़ें रिमूव की गई हैं इस पेंडेमिक टाइम में। उससे पहले बस खाली क्लास 12 के हम प्रैक्टिकल पे नज़र डाल लें कि हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें लैब टेस्ट जो आपका होगा, जिसमें पाइथन का एक प्रोग्राम बनाना होगा और एक छोटी सी क्वेरी लिखनी होगी। 2 तरीके के आपको ये मतलब प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, पाइथन का प्रोग्राम और एसक्यूएल क्वेरी के कमांड चलाने होंगे अपने माई एसक्यूएल पे। वो 7 नंबर और 5 नंबर के ऐसे होंगे। फिर आपका जो रिपोर्ट फाइल है वो 7 नंबर की होगी, जिसमें आपने मिनिमम 20 प्रोग्राम्स आपने एटलीस्ट करके रखे होंगे, और जिनमें से कम 4 प्रोग्राम आपके एसक्यूएल के साथ होने चाहिए, और एसक्यूएल के होने चाहिए, एसक्यूएल के साथ क्या एसक्यूएल के होने चाहिए। और 8 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल होगी, ये आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा थोड़ा सा, जो 11th में प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा उससे थोड़ा सा बड़ा एक पूरा सिस्टम इसमें कवर होना चाहिए। कि जैसे अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बना रहे हैं तो हॉस्पिटल की वो सारी छोटी छोटी चीज़ें, इनपुट जो होती हैं और किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से उनका डेटा मेंटेन होता है, किस तरीके की वो रिपोर्ट्स जनरेट करता है, ये सारा आपका इस रिपोर्ट फाइल में होना चाहिए। वाइवा वॉइस आपका 3 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको 30 कर देता हूँ, 1 मिनट। मैंने किया 30, ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, फाइन। ये आप लोग ये 30 मार्क्स का आपका आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रिड्यूस हुए हैं। सबसे पहले 11th क्लास की बात करें तो उसमें से एनकोडिंग स्कीम आपकी यूटीएफ और यूटीएफ 32.8 और 32 ये हट गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और जो ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारे वहाँ से रिड्यूस कर दिए गए, इनके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी बुक में दे रखा हुआ है, उन्होंने बुक चूंकि पहले छप गई थी और ये सिलेबस उन्होंने बाद में रिड्यूस किया, तो आप इतनी चीज़ें उसमें से मत पढ़िएगा, ये नहीं आने वाली हैं। तो कंप्यूटर पाइथन में से आपका डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्चुअल था, ये आपका हटा दिया गया है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम हटा दी गई है आपकी, जितने भी बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट था, ये सारी हटा दी गई हैं। और कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट आपकी हटाई गई हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। कुछ प्रैक्टिकल्स जो आपके सॉर्टिंग के थे वो आपको नहीं करने हैं, और इस तरीके के कुछ और प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको नहीं करने हैं।
जैसे ये बबल शॉट और इंसर्शन शॉट जो आपका था, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखना है, इसका प्रैक्टिकल भी नहीं करना है, लैब सेशन भी नहीं करना है। और इसका 12th में से जो हटाया गया है वो है आपका, अगर हम पाइथन में से देखें तो रिकर्शन फंक्शन में से एक टॉपिक था रिकर्शन, ये हटा दिया गया है। आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एक चैप्टर था, थ्योरेटिकल था पूरा, ये हटा दिया गया है। और डेटा स्ट्रक्चर में से सिर्फ लिस्ट रखा गया है, उसमें स्टैक रखा गया है। अब ये देखिए यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि लिस्ट, स्टैक और क्यू यहाँ पर दे रखा है कि इसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इनमें से कोई एक चीज़ रिड्यूस होगी, क्योंकि एक चीज़ तो देंगे ही है। तो आप लोग लिस्ट और सॉरी स्टैक और क्यू लिस्ट के बेस पर एक बार देख लीजिएगा, इसी में कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्शन डिलीशन यूजिंग अ लिस्ट वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक और क्यू। ये देखिए यहाँ पर ये नोट लिख दिया इन्होंने कि कोई एक डेटा स्ट्रक्चर आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो स्टैक या क्यू, यही कंफ्यूजिंग वाला है। तो मैंने अपने बच्चों को दोनों पढ़ा दिया कि क्वेश्चन अगर सिर्फ एक आ जाए तब भी वो अटेंड कर लें, अगर और में आएगा तब तो वेरी गुड, कि चाहे तो स्टैक, अगर इन्होंने कोई चॉइस दी आपको स्टैक और क्यू के बीच में और लगा के, तब तो आप कोई भी एक कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ एक पढ़ रखा है। लेकिन अगर कहीं इन्होंने धोखे में एक ही क्वेश्चन दे दिया बिना और लगाए, कहीं क्वेश्चन आ गया तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ स्टैक पढ़ रखा था और क्यू का क्वेश्चन आ गया। तो यही ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बच्चों को क्यू भी बता दिया हूँ और स्टैक भी बता दिया। तो नेटवर्क से आपका जो वेब स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड है, वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये हटा दिया गया है। और ई कॉमर्स जो एक टॉपिक था उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, वो हटा दी गई हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट में से क्रिएट टेबल और ऑल्टर टेबल यानी डीटीएल कमांड्स हटा दिए गए हैं। लेकिन मैंने बच्चों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो उनको एक डेटाबेस के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल बनाने के लिए मुझे डिलीट कमांड पढ़ाना ही पड़ेगा, तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन वो उसमें से क्वेश्चन उस तरीके के नहीं आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि एसक्यूएल कमांड चलाना है। एसक्यूएल कमांड चलाने के लिए आपके सामने एक टेबल होनी चाहिए, और टेबल तभी होगी क्योंकि माई एसक्यूएल जब आप इंस्टॉल करते हो आपके पास कोई टेबल नहीं होती है, तो टेबल तो आपको एक बार तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए क्रिएट मुझे पढ़ाना पड़ा, ड्रॉप टेबल और ऑल्टर टेबल मुझे पढ़ाना पड़ा। इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट लगता है। तो ये था आपका डीबीएमएस का सिलेबस का जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, वो यहाँ से देख लीजिए, है ना। और जो प्रैक्टिकल है उसमें से रिकर्सिव कोड आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। जो रिकर्सिव कोड के थ्रू फेबेनो की सीरीज थी और जो आपके और भी फैक्टोरियल वाले फंक्शन थे वो सारे हटा दिए, क्योंकि हमने ऊपर से रिकर्शन वाला टॉपिक जो था वो हमारा हटा दिया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर 12th क्लास एंड 11th क्लास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट सिलेबस। आईपी का सिलेबस, चूंकि मेरे यहाँ अभी आईपी नहीं है और आईपी का सिलेबस अभी मुझे मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आईपी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तब तक आप लोग इस ब्लॉग से ये वाली प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये सिलेबस पूरा आपका डिस्कस कर रखा हुआ है। ये आपको यहीं मिल जाएगा, मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा। और साथ ही जितने भी वीडियोस हैं उन सब की लिंक यहाँ पर देखिए मैं आपको दिए दे रहा हूँ, और जो नए वीडियोस बन रहे हैं उनकी लिंक सबसे ऊपर ही आपको मेन्यू में यहाँ पर दिखाई दी है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। मेरा नाम है संजीव।